हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासिकल मैकेनिक्स सीरीज। पिछले लेक्चर में हमने न्यूटोनियन मैकेनिक्स और न्यूटन्स लॉ को स्टडी किया था। न्यूटोनियन मैकेनिक्स हमें बताती है कि फोर्स की वजह से बॉडी का मोशन कैसे चेंज होता है और एवरीडे लाइफ के बहुत सारे सिस्टम्स को न्यूटोनियन मैकेनिक्स सक्सेसफुली डिस्क्राइब भी करती है। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट सिस्टम, मल्टी पार्टिकल सिस्टम या कॉम्प्लिकेटेड कोऑर्डिनेट्स वाले सिस्टम्स, न्यूटोनियन अप्रोच लेंथी और डिफिकल्ट होने लगती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और एलिगेंट फॉर्मुलेशन डेवलप की गई, जिसे हम लाग्रांजियन मैकेनिक्स कहते हैं। तो इस लेक्चर में हम समझेंगे कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लाग्रांजियन मैकेनिक्स की नीड क्यों पड़ी और इसका बेसिक आइडिया क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सवाल यह आता है कि जब न्यूटोनियन मैकेनिक्स ऑलरेडी इतनी सक्सेसफुल थी, तो फिर न्यू फॉर्मुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली न्यूटोनियन मैकेनिक्स फोर्स बेस्ड अप्रोच पर काम करती है। हमें हर बॉडी पर लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एक ये बताना चाह रही थी कि मैंने आपको एक वो दिया है, एक ब्लॉक दे दिया है जिसको मैंने किसी टेबल पर रख दिया है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स एक्ट करता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स वर्क करता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक है, ठीक है, पर ठीक है सिंगल ब्लॉक है, इसके अलावा मैं और भी ब्लॉक्स ले सकती हूँ, ब्लॉक को कुछ मूवमेंट दे सकती हूँ। जैसे ब्लॉक को अगर मैंने स्ट्रिंग पर हैंगर पर टांग दिया है, अगर मैं हैंगर पर टांग देती हूँ ब्लॉक को, तो क्या होता है उस वक्त यहाँ पर mg तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता ही है, अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन फोर्स वर्क करने लगता है। ठीक है। तो सिंपल सिस्टम के लिए तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो काफी इफेक्टिव है, क्योंकि हमें करना क्या होता है, हम सारे आइसोलेटेड फोर्स निकालते हैं, देन उसका पूरा की पूरा इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल सिस्टम अगर आपके पास है तो वहां पे तो आपके लिए ये चीज काफी इफेक्टिव है, आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स। पर अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास सिंपल सिस्टम नहीं है, सिंपल सिस्टम नहीं मतलब क्या है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम में कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो जाती है। अगर मैं आपको ये मैनी पार्टिकल सिस्टम दे दूं और मैं यहाँ पर बोल दूं कि ये मेनी पार्टिकल सिस्टम है, यहाँ पर कितने सारे पार्टिकल्स हैं और ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए, मतलब पहले तो पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ रहे हैं और इसके बाद कॉन्स्ट्रेंट्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर सिस्टम में कॉन्स्टेंट्स है, जैसे अगर हम बात करें कि कांस्टेंट पर कांस्टेंट, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ कि सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम की अगर मैंने बात कर ली, या फिर मैं बोल दूं कि डबल पेंडुलम है, रोलिंग मोशन है या इंटरकनेक्टेड पार्टिकल है, तो हर कांस्टेंट फोर्स को सेपरेटली हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। सिंपल सी चीज है, यहाँ पर मैंने सिंगल पार्टिकल बताया, एक सिंगल ब्लॉक लिया, तो उसके लिए मुझे सिर्फ इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स की स्टडी करनी है। पर अगर मैं यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास ये एक पार्टिकल है, मेरे पास पार्टिकल कितने सारे, यहाँ पे मैं देखूंगी तो ये मेरे पास एक पार्टिकल है, ये मेरे पास अगला पार्टिकल है, ये मेरे पास अगला पार्टिकल है। तो इन सब पार्टिकल के लिए मुझे अलग अलग आइसोलेटेड फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये जो पार्टिकल्स है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है मतलब जुड़े हुए मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट से। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर भी कॉन्स्टेंट सिस्टम है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट सिस्टम है कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये एक मुझे बॉब दे करके रखी है जो यहाँ से इसके मोशन का रिस्ट्रिक्शन हो रहा है। ये अगर जुड़ी नहीं होती तो ये बॉब फ्रीली कहीं पर भी मूव कर सकती थी। ये जो कांस्टेंट है ये इसके मोशन का अपोज कर रहे हैं। चीजों को समझना है हमें। एक बार और मैं रिपीट करूंगी कि अगर सिंपल सिस्टम के लिए मैं बात करूं, तो सिंपल सिस्टम के लिए तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो काफी इफेक्टिव है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स सिस्टम की, तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही लेंदी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यही बोला कि अगर सिस्टम में कॉन्स्टेंट हो, जैसे कि पेंडुलम, डबल पेंडुलम, रोलिंग मोशन या इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स, तो हर कंस्ट्रेंट को, फोर्स को सेपरेटली हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर इतने सारे पार्टिकल हैं, मैं फोर्स को हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि सभी पार्टिकल के लिए मुझे अलग अलग फोर्स को हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी लिमिटेशन ये है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे ज्यादा डिपेंड करती है। लेकिन कई फिजिकल सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स
नेचुरल चॉइस नहीं होते, वहां पर पोलर कोऑर्डिनेट्स लगता है या फिर जनरलाइज कोऑर्डिनेट ज्यादा यूजफुल होते हैं, और इसी वजह से एक मोर इलेगेंट सिस्टम फॉर्मुलिज्म की नीड हुई। तो देखते हैं हमें आगे कि हमें कौन से फॉर्मुलिज्म की नीड हुई और किस तरीके से हम आगे बढ़ते चलिए। इसी पॉइंट पर हमें एक न्यू फॉर्मुलिज्म की जरूरत फील हुई। हमें एक ऐसा अप्रोच चाहिए था जो कॉम्प्लिकेट सिस्टम को इजीली हैंडल कर सके। ठीक है, हमने क्या चीज समझी, हमने देखा कि अगर हमारे पास जो सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, तो वहां पे तो हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स के थ्रू आइसोलेटेड फोर्स कैलकुलेट करके मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। पर अगर मेरे पास मल्टी पार्टिकल्स है या फिर कॉन्स्टेंट टर्म है, तो वहां पर मुझे न्यूटोनियन मैकेनिक्स से मैं उसको सॉल्व नहीं कर सकती। इस पॉइंट पर आकर के हमें एक न्यू फॉर्मुलिज्म की जरूरत होती है, और हमें एक ऐसा अप्रोच चाहिए था जो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को इजीली हैंडल कर सके। ऐसा फ्रेमवर्क जहां हमें हर इंडिविजुअल फोर्स एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट ना करनी पड़े। हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए। पहले तो हम फोर्स को कैलकुलेट कर ही रहे थे ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम कर क्या रहे थे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम फोर्स के थ्रू ही सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। पर जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो मैं सबके लिए फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक ऐसा फ्रेमवर्क जहां पर मैं इंडिविजुअल फोर्स एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट ना करनी पड़े। और इसी आइडिया से लाग्रांजियन मैकेनिक्स डेवलप हुई। न्यूटोनियन मैकेनिक्स मेनली फोर्स बेस्ड अप्रोच था। ये आप सभी को पता है कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो कौन सा था, फोर्स बेस्ड अप्रोच था। और जो लाग्रेंजियन है वो एनर्जी बेस्ड अप्रोच यूज करती है। ठीक है, यहाँ हम सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि लाग्रांजियन मैकेनिक्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज करता है। इसी कांस्टेंट सिस्टम को डिस्क्राइब करना काफी इजी हो जाता है। तो ओवरऑल लाग्रांजियन मैकेनिक्स डायनामिक्स को एक मोर इलिगेंट, कॉम्प्लेक्स और सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। वैसे मैं चाह रही हूँ इसको कि मैं आपको एक थोड़ा सा और एक बेसिक आपको और समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट चीज मैं आपको एक बात बता दूं। आप सभी को पता है कि जब मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स मैंने पढ़ाया था तो मैंने क्या चीज बोली थी, मैंने बोला था कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो मेनली किस पर बेस्ड है, वो सेकेंड इक्वेशन पे बेस्ड है। सेकेंड इक्वेशन मतलब फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यही बात करी थी हमने। मैं इसका एक और कंसेप्ट में इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा कि इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लाग्रांजियन एफ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं बात करूं कि ये एक्सेलरेशन को मैं लिख सकती हूँ ना, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, तो एफ इक्वल टू मैंने ये लिख दिया है एम आर डॉट। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब ये क्या है, सिंपल सी चीज है। ये जो है फोर्स, मतलब न्यूटोनियन जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है, फोर्स पर डिपेंड कर रही है। एफ इक्वल टू एम आर डबल डॉट। अब यहाँ पर मैंने बात करी है कि ये क्या लेता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लेता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, एक एक्स एक्सेस होगी, एक वाई एक्सेस होगी और एक जेड एक्सेस होगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि अगर मैं बात करूँ एफ एक्स की, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट। एफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वाई डबल डॉट। और एफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जेड डबल डॉट। ठीक है, ये कब किस चीज के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जब मेरे पास सिस्टम जो है वो सिंपल सिस्टम है। सिंपल सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट्स नहीं है, यहाँ पे मल्टी पार्टिकल्स भी नहीं है। ठीक है, सिंपल सिस्टम है, तो उसके लिए मैंने ये फोर्स कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पर आती है मेरे पास थ्री इक्वेशंस। ठीक है, आप सभी इस पे फोकस करें। ये कितने इक्वेशन है, थ्री इक्वेशन, वन टू एंड थ्री। मेरे पास है थ्री इक्वेशन, ये वन इक्वेशन हो गई, ये टू इक्वेशन हो गई और ये थ्री इक्वेशन हो गई। ठीक है, तीन इक्वेशन है
और अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स ऑफ टी, इस सेकेंड वाले को सॉल्व करूंगी तो क्या मिलेगा, वाई ऑफ टी, और थर्ड वाले को सॉल्व करूंगी तो मिलेगा z ऑफ टी। देखिए, 3 इक्वेशन से 3 अननोन कैलकुलेट किया जा सकता है थ्रू ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पर अगर सपोज करते हैं कि मेरा जो सिस्टम है, यहाँ पे क्या था, सिंगल सिस्टम था, यहाँ पे क्या था, सिस्टम जो था ये क्या था, सिंपल सिस्टम था। पर अगर मैं बोल दूं कि मेरे सिस्टम में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है, सिंपल सिस्टम ये है कि ये पार्टिकल भैया, ये सिस्टम इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। सिंपल सिस्टम का मतलब एक तरीके से मैं ये समझ सकती हूँ कि एक तरीके से ये फ्रीली मूव कर सकता है, इसके मोशन का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इसे कोई भी रोक नहीं रहा है। पर जब मैं बात करती हूँ यहाँ पर कि अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कॉन्स्टेंट्स टर्म है, कॉन्स्टेंट्स मतलब क्या कर रहा है, ये इसका अपोज कर रहा है, यहाँ पर इनके एक मोशन में एक रिस्ट्रिक्शन वाली टर्म आ गई। मतलब यहाँ पर दो टाइप के फोर्स होंगे, एक एक्सटर्नल तो होगा ही से, एक एक्सटर्नल होगा ही से। अगर मैं इक्वेशन की बात करूँ तो इक्वेशन किस तरीके से चेंज हो जाएगी, जो फोर्स एक्सटर्नल है वो तो होगा ही होगा, पर प्लस साथ में क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट्स फोर्स भी ऐड हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर डबल डॉट। आ रही है बात समझ में। यहाँ पर मेरे पास क्या था, सिंगल सिस्टम था, सिंपल सिस्टम था, तो वहां पर जो न्यूटन इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में थी। यहाँ पर क्या हुआ, मुझे 3 इक्वेशन मिली और 3 अननोन्स थे, ठीक है। तो यहाँ मैंने इजीली कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 अननोन्स है, तो मैं एक्स टी, वाई टी और जेड टी को इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। पर अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स टर्म है, कॉन्स्टेंट फोर्स वर्क करने लग जाएगा, तो टोटल फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल फोर्स प्लस कांस्टेंट फोर्स इक्वल टू एम आर डबल डॉट। अगर मैं इसको फैक्टर में वो कर लूँ तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी एक्स इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, ठीक है, एफ वाई प्लस सी वाई इक्वल टू एम वाई डबल डॉट, और ये हो जाएगा एफ जेड प्लस सी जेड इक्वल टू एम जेड डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कितने कितने हमारे पास वो है, सॉरी ये एफ है ना, एफ भी आगे, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, मैंने बोल दिया एफ पर मैंने लिखा नहीं आप लोगों ने। अच्छा चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर दो टर्म है अननोन, दो अननोन है। एक क्या होगा, एक्स टी मिलेगा मुझे कैलकुलेट करने पर, और दूसरा क्या मिलेगा, एफ सी मिलेगा, ठीक है। ये अब यहाँ पर अगर आती हूँ तो यहाँ पर मुझे वाई टी मिलेगा कैलकुलेट करने पर, इसका सॉल्यूशन है वाई टी, और इसका है एफ सी वाई, और इसका अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगी तो जेड टी है और ये एफ सी जेड है। अब देखिए सिंपल सी चीज, आपके पास वन इक्वेशन है और वन इक्वेशन के थ्रू आप टू अननोन्स फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे भी सिमिलर केस है, ये वन इक्वेशन है आपके पास और आपको कैलकुलेट करना है टू अननोन्स, वन इक्वेशन है, फाइंड करना है टू अननोन्स। अगर मैं तीनों इक्वेशन को देखूं तो मेरे पास इक्वेशन है 3 और अननोन कैलकुलेट करना है 6, विच इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो मेन कंसेप्ट क्या हुआ, कंसेप्ट यही हुआ कि अगर आपका सिस्टम सिंपल सिस्टम है तो उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ मैं एक्स टी, वाई टी और जेड टी कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन्स है, ठीक है। पर अगर मैं बात करूँ कि मेरे सिस्टम में कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए हैं, ठीक है, तो उस टाइम फोर्स में कॉन्स्टेंट सम ऐड हो जाती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट सम ऐड हो गई। अब यहाँ पर कंडीशन क्या हुई कि मेरे पास 3 इक्वेशन तो थी, पर मेरे पास कितने अननोन है, 6 अननोन है। 3 इक्वेशन से 3 अननोन तो पॉसिबल है, पर ये कैलकुलेट करना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है।
मतलब अगर मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स से मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कॉन्स्टेंट्स वाले जो सिस्टम है या मल्टी पार्टिकल वाले सिस्टम है और मैं उसको सॉल्व करना चाहती हूँ न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगा करके, तो वो मेरे लिए कैलकुलेट करना, उसे सॉल्व करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो गई। इसलिए हम क्या करा, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से हमें ज़रूरत पड़ी एक अलग मैकेनिक्स की, जिसे कहा जाता है लाग्रांजियन मैकेनिक्स। अब हमने ये चीज़ तो बता दी कि जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो किस पर बेस्ड थी, वो थी फोर्स पर बेस्ड, पर जो लाग्रांजियन मैकेनिक्स है वो किस पर बेस्ड होती है, एनर्जी पर बेस्ड होती है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होते है, मुझे अगर कांस्टेंट है तो मुझे कांस्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, पर जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो कॉन्स्टेंट्स हैंडल कर लेता है, वो नेचुरली हैंडल कर लेगा। अभी आप लोग आगे देखोगे तो आप लोगों को भी समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स का अगर मैं थ्रू सॉल्व कर रही हूँ मल्टी पार्टिकल से, तो अब आप बताइए कि एक पार्टिकल के लिए अगर एक इक्वेशन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में लिख रही हूँ, तो मेरे पास अगर मल्टी पार्टिकल है तो सभी पार्टिकल के लिए कितनी इक्वेशंस हो जाएगी, ठीक है। तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसी का फेवर करती है हमारी कौन सी, लाग्रांजियन इक्वेशन, और हम यहाँ पे यूज करते हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में तो हमें डिफिकल्टी हो ही रही है, सीधी सी बात है, हमें डिफिकल्टी हो रही है, इसीलिए तो हम लाग्रांजियन पे जा रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं कुछ लाग्रेंजियन क्या होता है, कोर आइडिया, ठीक है। कोर आइडिया ऑफ लाग्रेंजियन मैकेनिक्स। अभी हमने बोला कि लाग्रेंजियन क्या है, जो मतलब लाग्रेंजियन क्या है, तो सबसे पहली चीज तो हमने ये बताई थी कि जो यहाँ पर फोर्स, न्यूटन में किसका यूज किया जाता है, फोर्स का। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम फोर्स के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो लाग्रेंजियन मैकेनिक्स में हम वर्क करते हैं किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, ठीक है। तो लाग्रेंजियन जो है उसको डिफाइन किस तरीके से किया जाता है कि जो लाग्रेंजियन होता है वो क्या होता है, टी माइनस वी, ठीक है। यहाँ पर टी रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को और वी रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी को। मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स की तरह डायरेक्टली फोर्स यूज करने की बजाय हम सिस्टम की एनर्जीज के थ्रू मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। वहां हम क्या करते हैं, फोर्स लेके करते हैं, पर यहाँ पे हम क्या करें, लाग्रेंजियन ले रहे हैं, और लाग्रेंजियन में हम ले क्या रहे, टी माइनस वी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब क्या है, आप जो वर्क कर रहे हैं लाग्रेंजियन में, वो वर्क किसके ऊपर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम एनर्जी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर सिस्टम कंजर्वेटिव हो तो पोटेंशियल एनर्जी प्रॉपरली डिफाइन की जा सकती है, और तब ये फॉर्मूलेज में बहुत ही पावरफुल हो जाती है, ठीक है। और इसी क्वांटिटी यानी लाग्रेंजियन से हमें सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्या हो गया, अगर हम फोर्स की बात कर रहे थे, हमारे पास मल्टी पार्टिकल सिस्टम था। अगर मेरे पास मल्टी पार्टिकल सिस्टम था और मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगाती, तो मुझे इस पार्टिकल के लिए अलग फोर्स की इक्वेशन लिखनी पड़ती, इसके लिए अलग फोर्स ऑफ इक्वेशन लिखनी पड़ती, इसके लिए इक्वेशन, थ्री पार्टिकल के लिए थ्री इक्वेशन आ रही है। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने क्या, साइंटिस्ट ने क्या, लैग्रेंजियन को क्या किया, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि जो पूरे सिस्टम की जो वो है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन में हो गई। द इंटायर डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम कैन डिस्क्राइब यूजिंग अ सिंगल क्वांटिटी कॉल्ड लैग्रेंजियन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बारे में और। ये आ गए हम यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन पे। यूलर लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या होती है, डी बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी एल बाई डी क्यू डॉट माइनस डी एल बाई डी क्यू इक्वल टू जीरो। अब लाग्रेंजियन मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट आता है वो है यूलर लाग्रेंजियन इक्वेशन। ये इक्वेशन सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोवाइड करती है। मैथमेटिकली इसे लिखा जाता है, आप लोगों को एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस फॉर्मुलेशन में हमें डायरेक्टली फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ हम पहले क्या निकालते, लाग्रांजियन ही निकालते, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी बाई डी टी ऑफ डी एल बाई डी क्यू डॉट माइनस डी एल बाई डी क्यू इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एल क्या है, एल है लाग्रांजियन, और लाग्रांजियन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी।
क्यू क्या है? जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। और क्यू डॉट क्या है? जनरलाइज वेलोसिटी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सिस्टम की एनर्जी फंक्शन से इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है। अगर मैं लाग्रेंजियन को निकालूं, सबसे फर्स्ट टास्क है मेरा लाग्रेंजियन मेरे को कैलकुलेट करना है। और लाग्रेंजियन कैलकुलेट करने के बाद मैं जब इसमें पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाती है? इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम की एनर्जी, ये जो हमारी सिस्टम की जो इक्वेशन है वो हमें यूलर लाग्रेंजियन इक्वेशन से पता चल गई। अब हम इसी इक्वेशन को सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम इसको डिटेल नहीं बता रहे कि डिटेल में क्या है। अभी हम इसको डिटेल नहीं बता रहे। बस 5 मिनट कितने बजे एक पता नहीं क्या बात है। खाली को खाली को कहते हैं लाग्रेंजियन मैकेनिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस की। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये कांस्टेंट सिस्टम को बहुत इजीली हैंडल कर लेता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमें हर कांस्टेंट फोर्स एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करनी पड़ती है। सॉरी। अगर मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करूं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हमें हर एक कांस्टेंट फोर्स को एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करना पड़ता है, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। लेकिन लाग्रांजियन फॉर्मुलेज में कई बार उन फोर्स को डायरेक्टली कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यूज करती है। इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को भी कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो फाइनली जो लाग्रांजियन है, लाग्रांजियन मैकेनिक्स एक एनर्जी बेस्ड अप्रोच है, इसलिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ज्यादा एलिगेंट और सिस्टमेटिक माना जाता है। और इसी वजह से मॉडर्न थ्योरेटिकली फिजिक्स में भी लाग्रांजियन फॉर्मुलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि हमें आगे क्या करना है। व्हाट नेक्स्ट? चलिए हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लाग्रांजियन मैकेनिक्स की नीड क्यों पड़ी। हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स और कांस्टेंट सिस्टम के लिए लाग्रांजियन फॉर्मुलेशन एक मोर इलिगेंट और सिस्टमेटिक अप्रोच प्रोवाइड करती है। हमने लाग्रांजियन क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किया, यूलर लाग्रांजियन इक्वेशन का बेसिक आइडिया भी समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। ये कंसेप्ट लाग्रांजियन मैकेनिक्स की रियल फाउंडेशन है। ओके, थैंक यू वेरी मच।